माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। जेएसएससी सीजीएल और जो झारखंड नगर पालिका 2023 में जो भर्ती आई है अभी, तो दोनों का सिलेबस पूरा समान ही है। आज हम लोग हिंदी साहित्य के सिलेबस की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हमारा हिंदी साहित्य का सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखिए, हिंदी और साहित्य दोनों को अलग अलग डिवाइड करके देखिएगा। हिंदी क्या है? एक हम लोग भाषा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं, ये हिंदी है। और हिंदी की कई बोलियां हैं, लगभग 18-19 बोलियां हैं। उन बोलियों के समूह को ही हिंदी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हिंदी को यहाँ पर देखें तो हिंदी में एक आपका दिया हुआ है भाषा। ये मेरे पास एक सिलेबस है, इसी को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ऐसे आपको पूरा क्लियर आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो ये आपको ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे तो डायरेक्टली सब पता चल जाएगा कि हाँ ये दिया हुआ है, लेकिन जब तक इसको पूरा डिफाइन करके नहीं देखिएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि हम कैसे पढ़ना है हमको, क्योंकि एग्जाम निकालना है। इसलिए तो हिंदी में जो है, एक हो गया हमारा भाषा खंड और दूसरा है एक हिंदी के बाद साहित्य है, तो साहित्य का दूसरा एक अलग खंड हो गया। तो हिंदी में देखेंगे, भाषा में हमारा हिंदी की उत्पत्ति दिया हुआ है, पुरानी हिंदी औहट है और डिंगल है, ये 3 हो गया। उसके बाद व्याकरण भी इसी में संबंधित है। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, ये सारा क्रिया विशेषण कारक समास मुहावरे, ये हमको व्याकरण में पढ़ना है। उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है, इसमें अवधारणा और ये प्रशासनिक हिंदी हो गया, प्रशासनिक पत्राचार हो गया, संक्षेपण हो गया। ठीक है। उसके बाद भाषा के विभिन्न रूपों को देखना है, रचनात्मक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा। ठीक। उसके बाद हिंदी का शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और उसके बाद देखना है हम लोगों को भाषा विज्ञान, जिसमें भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन। ये हमारा एक हिंदी हो गया, जो एक भाषा खंड है। ठीक है। इसको आप लोग अलग अलग भी, जैसे आपने फर्स्ट में उठाया कि हमको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पढ़ना है, फर्स्ट में इसको ही पढ़ सकते हैं, भाषा विज्ञान को ही पढ़ सकते हैं कि भाषा की परिभाषा पढ़ लिया, उसके बाद ये उत्पत्ति पढ़ लिया, विकास पढ़ लिया। तो इसको अलग अलग खंड ऐसे करके भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाला जो खंड है ना, हिंदी की उत्पत्ति, पुरानी हिंदी, औहट, डिंगल, इसको सबसे अंत में पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि ये जो हिंदी की उत्पत्ति है, पुरानी हिंदी, औहट है, डिंगल है, अगर इसके एक बार पूरा साहित्य को इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो उसके बाद इसको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगा, नहीं तो स्टार्टिंग में ही ये बोरियत महसूस होने लगेगा। ठीक है। इसमें जो भी है स्टार्टिंग में ही इसमें बहुत सारी चीजों में बोरियत महसूस होने लगेगा, इसलिए पहले साहित्य खंड में आप लोग इसमें आप लोग एंटर करिएगा और इसके कुछ खंडों को आप लोग पढ़ के देखिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा। और कई सारे जो लोग हैं वो ये अगर बोल देंगे आपको कि नहीं हिंदी ही ले लीजिए, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इसमें लंबा सिलेबस है, देखिएगा तो बहुत वास्ट सिलेबस है। ऐसे ही ये बस देखकर कोई बोले कि हिंदी ले लीजिए, बस मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ ले लीजिए, ऐसे मत लीजिएगा। ठीक है। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड वीडियो डाला हुआ है कि आपको पेपर 2 में कौन सा आपको विषय लेना चाहिए, जो 15 जो भाषाएं हैं उसमें भाषा खंड में कौन सा भाषा आपको लेना चाहिए, किस भाषा में आपको तैयारी करना चाहिए, वो आप लोग एक बार वीडियो सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग साहित्य की बात करें, हिंदी का हमने देख लिया भाषा खंड के बारे में, उसके बाद साहित्य की बात करें तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है पद्य भाग, जिसको अंग्रेजी में पोएट्री बोलते हैं। ठीक है। इसको काव्य भी पहले बोला जाता था, लेकिन बाद में ये पद्य के रूप में आ गया। इसमें क्या है, पद्य भाग में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले ये देखिए, साहित्य सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है। जो मैंने अभी सिलेबस दिखाया ना, उसमें आप लोगों के पास वो सिलेबस तो होना ही चाहिए। बिना सिलेबस का आप लोग तो समझिए कि एग्जाम नहीं निकाल पाइएगा। ऐसे सिलेबस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस हमको एक दिशा देता है। ठीक है। और वो 50%, अगर हमारे पास सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 50% हम एग्जाम निकाल लिए, समझिए इतना ज्यादा फायदा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। तो साहित्य सिद्धांत ही हम लोगों को देखना है। तो इसमें काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार, ये मुख्य रूप से समझिए कि हमको इसमें भारतीय साहित्य सिद्धांत को ही पढ़ना है। इसमें जो भारतीय आचार्य हैं, जैसे भामह हो गए, शब्दार्थों सहितो काव्य, इस प्रकार से जो इन्होंने जो दिया है काव्य का जो भी, तो इसमें हम लोगों को ये सारा भारतीय काव्य सिद्धांत के बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि अलग से हमको ये पाश्चात्य सिद्धांत अलग से हमको दिया हुआ है, पाश्चात्य सिद्धांत अलग से पढ़ना है, जिसमें प्लेटो, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नाल्ड, रिचर्ड्स, टी.एस. एलियट। ठीक है। और उसके बाद ये कवि, जब हम लोग ये साहित्य सिद्धांत पढ़ लेंगे ना, या काव्य सिद्धांत भी इसको बोल सकते हैं, तो ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम लोग ये विद्यापति को पढ़ेंगे, कबीर को पढ़ेंगे, सूर, तुलसी, बिहारी को पढ़ेंगे, रसखान को पढ़ेंगे, भूषण को पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक काव्य विधि दिया हुआ है। काव्य विधि में भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी, दिनकर, अज्ञे,
नागार्जुन, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इतने जो है हमारे रचनाकारों को दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया साहित्य का एक भाग, हो गया पद्य, जिसमें हमको इतना सारा पढ़ना है। उसके बाद गद्य हो गया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोज बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा भाग है तो चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब गद्य और पद्य मिश्रित होता है। आखिरी जो चंपू काव्य है वो मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा को माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बस समझने के लिए बस ये जान लीजिएगा। गद्य भाग को पढ़ना है, जिसको हम लोग प्रोज बोलते हैं। इसमें इसके जो हम लोगों को जो पढ़ना है, तो इसमें कथात्मक गद्य और दृश्य प्रधान गद्य दो ही पढ़ना है। इसमें और भी इसके भाग होते हैं, जैसे कि विचार प्रधान गद्य, जिसमें निबंध ये हो गया, आलोचनात्मक गद्य हो गया, निबंध हो गया, इस प्रकार से विचार प्रधान गद्य हो गया। और उसके बाद अन्य गद्य विधाएं भी होती हैं जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है, जैसे जीवनी हो गया, डायरी हो गया, और रिपोर्टाज हो गया, यात्रा संस्मरण हो गया, ये सारे हैं वो और भी गद्य का ही ये भाग होता है, लेकिन वो हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हम लोग छोड़ देंगे। जितना सिलेबस में दिया हुआ है बस उतना ही पढ़िए, उससे ज्यादा मत पढ़िए, क्योंकि एक तो सिलेबस ही इतना बहुत बहुत बड़ा विशाल दिया हुआ है। ठीक है, तो कथात्मक गद्य में क्या देखेंगे, सबसे फर्स्ट में कहानी। ठीक है, कहानी में आपके 8 कहानी दिए हुए हैं यहाँ पे, अगर आप देखिएगा तो 8 कहानियों में ये एक मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त और मिस पाल, ये आपके 8 कहानी आपको दिए गए हैं। और आपको उपन्यास में 3 उपन्यास दिए गए हैं, गोदान, मैला आंचल और राग दरबारी। ये जो टेक्स्ट है ना, ये सारे टेक्स्ट आपको पढ़ना है। अगर कोई भी बोले आपसे कि नहीं टेक्स्ट नहीं पढ़ना है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उससे हो जाएगा, नहीं, टेक्स्ट जो है आपको पढ़ना ही है। मैं आपको बोल रहा हूं कि टेक्स्ट आपको पढ़ना ही है, क्योंकि इसके अंदर से जब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप लोग टेक्स्ट अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए आपको टेक्स्ट पढ़ना ही है। अभी से आप लोग टाइम निकाल के धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, और ये आपको बहुत ही ज्यादा आनंद भी इसमें आएगा, क्योंकि साहित्य में तो आनंद वैसे भी आता है, और आपको आनंद आएगा इसमें पढ़ने में, और आपको ये रच बस जाएगा दिमाग में। ठीक है, तो 3 आपको उपन्यास पढ़ना है। उसके बाद नाटक है, दृश्य प्रधान गद्य जो है उसमें 3 नाटक आपको दिए गए हैं, भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी और आधे अधूरे। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में ये जो दे दिया ना, ये देख लीजिए, इतना तक तो ठीक था, इतना तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो ये दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, मतलब अभी मैं आपको अगर बुक दिखाऊं, यहाँ पर अभी मेरे पास बुक नहीं है अभी, रामचंद्र शुक्ल इतनी मोटी बुक। ठीक है, और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र का भी है, उनकी भी एक इतनी मोटी बुक। मतलब पूरा का पूरा इतिहास ही आपको पढ़ना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का पूरा इतिहास ही पढ़ना है, और ये जो संपादन इन्होंने किया डॉक्टर नगेंद्र का, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी आपको पूरा इतना मोटा बुक वो आपके सिलेबस में दे दिया। तो क्या आपको पूरा ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा? देखिए, अगर इसमें आप कहीं भी अगर आप डिटेल में अगर आप घुस गए तो फिर निकलना मुश्किल है। मतलब समझिए कि आप समुद्र के एकदम बहुत ज्यादा अतल गहराइयों में आप पहुंच गए हैं। ठीक है, बहुत एकदम निचली एकदम गहराइयों में आप चले गए हैं, आप निकल ही नहीं पाइएगा। इसमें घुसिएगा मत, अभी आप लोग पीएचडी करने मत बैठ जाइएगा। मोटे मोटे चीजों को आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत क्या है, सिर्फ एग्जाम निकालने का हमारा पर्पस होना चाहिए, बाकी अभी कुछ कोई भी अलग पर्पस नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ज्यादा घुसना नहीं है, मोटे मोटे चीजों को समझना है। अब इसमें भी जब पढ़ेंगे ना, तो इसमें मोटे मोटे चीजों को, जो मेन हेडलाइंस वाले जो पॉइंट हो, जो समझने लायक, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि इनमें से किसने हिंदी साहित्य के इतिहास नहीं लिखा है, तो यही होगा, डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखा है। एक क्वेश्चन तो यही आपका बन गया। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है, लेखन नहीं किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो ऐसे ही करके जो मूल जो चीजें हैं इसमें देखना है। सिलेबस को अगर आप समझ लिए, इसमें आशा करते हैं कि आपको सिलेबस समझ लिए होंगे। अगर इसमें अगर कुछ भी डाउट होता है आपको कि हाँ सिलेबस में कुछ भी डाउट हो, तो निसंकोच आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।